नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गीत कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप लोग का जो है 20 फरवरी को जो आप लोग का 20 फरवरी का जो विज्ञान का जो पेपर होगा उसमें कल को आने वाले जो प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और ये अभी अभी वायरल हुआ है, तो चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में आपको 2 नंबर वाला जो इतना भी क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला आपको क्वेश्चन हम करवाएंगे, है ना। इसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखिए, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आलेख खींचें जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सा दर्पण बोला, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बोलेगा तो सबसे पहले इधर कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन मार लेंगे, मतलब पॉलिश कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, वक्रता केंद्र पर स्थित है ना, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, यहाँ पे हमको वस्तु को रखना है। तो सी मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस और पी मतलब पोल होता है। तो यहाँ पे हम अपना वस्तु को रख दिए, वस्तु का नाम क्या दे दिए, ए दे दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वस्तु का नाम हम क्या दे दिए, ए दे दिए। जैसे यहाँ पे हम कोई भी वस्तु को रखे, वो जो है क्या करेगा, उसका सीधा जो है प्रकाश को उसके सामने जा करके इस जो है आपके दर्पण पे जो है टकराएगा, और वो कहाँ जाके निकलेगा, वो फोकस से कट के निकलेगा, है ना, वो फोकस से निकलेगा। और एक रेखा जो है सीधा फोकस से जाएगा और वो जो है जा करके कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। जहाँ पे मिलेगा वहीं पे क्या बनाएगा, वहीं पे जो इसका प्रतिबिंब बनाएगा, है ना, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। इसको ए डैश से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना सब बनाइएगा और आपको 2 नंबर हाथ में मिल जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि निकट दृष्टि दोष, इसे कैसे दूर किया जा सकता है ना। तो निकट दृष्टि दोष दोष क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखिए वह दोष जिसका कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। जैसे देखिए निकट दृष्टि दोष रहे तो दूर का वस्तु को नहीं देख पाएगा, और दीर्घ दृष्टि दोष रहे तो निकट का वस्तु को नहीं देख पाएगा। बात को समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो वही लिखा हुआ है कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है, उसे हम लोग कौन दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। देखिए इसका कारण क्या है, देखिए अभी ये कारण निकट दृष्टि दोष होता कैसे है। तो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे 1 नंबर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, है ना। अब फिर उसका दूसरा नंबर देखिए क्या कारण लिखा हुआ है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष होता है। अब देखिए, अब दोष तो होता है, अब इसको हम लोग को सही भी करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे संशोधन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, है ना, कौन लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर एग्जाम में देख के जाइएगा। तो याद ही कर लेना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना, आपसे पूछा है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम याद रखिए। कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पाद के द्रव्यमान समान होते हैं। क्या होते हैं, द्रव्यमान समान होते हैं। इसलिए अभिकारकों में उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी दोनों की तरफ, अभिकारक और उत्पाद के दोनों की तरफ जो है, दोनों को समान करना हम लोग किससे करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हम लोग क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान। अब मेन पॉइंट पकड़िए, है ना, यानी क्वेश्चन का सार पकड़ लीजिए, बाकी बात जो है आप अपने से बना के लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, पहले ये लिखिएगा, अनुसार रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों एवं उत्पाद द्रव्यमान क्या करता है, समान, द्रव्यमान समान होता है। इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए हम लोग रासायनिक संतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ये उदासीकरण अभिक्रिया। ये आपका चैप्टर 2 से क्वेश्चन है। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, अम्ल क्षार वाला जो आप लोग का अम्ल क्षार लवण वाला जो चैप्टर, उसी से क्वेश्चन पूछा गया। 2 उदाहरण देना है। देखिए आपको कुछ भी यदि साइंस में क्वेश्चन दे, उदाहरण जरूर लिख के आइए, है ना। नहीं भी पूछे तब भी आप 1 लिख दीजिएगा तो आपको फुल नंबर मिलेगा, है ना। यदि वर्ड स्पेलिंग कहीं भी नहीं लिखे हैं, नीट एंड क्लीन भी नहीं लिखे, तब पर भी मिलेगा आपको नंबर। अम्ल तथा जल के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपको लवण तथा जल बनता है ना। देखिए उदासीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो आपको फलस्वरूप जो क्या बनेगा, क्या मिलेगा, लवण और जल मिलेगा, है ना। इसे हम लोग उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्या नहीं। इसका देखिए आपका जैसे NaOH को हम प्लस Cl से अभिक्रिया करवाएं तो NaCl प्लस H2O जल बाहर होगा, है ना। देखिए आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपका H2SO4, है ना,
हाइड्रोजन सल्फेट से यदि हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और यहाँ पे जल आपका जल बनेगा, है क्या नहीं। तो ये आपका देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए पाचन एंजाइम का क्या कार्य होता है ना। पाचन एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देता है, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोष होता है ना, शरीर में अवशोषण होता है। तो ये आप लोग का 35 नंबर का आंसर था, है ना। इसको भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो देखिए मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है ना। ये मस्तिष्क जो है आपका जो पूरा शरीर का जो है क्या है, एक पावर पॉइंट जैसा जो बोलते हैं, जो ब्रेन है वो जो है आप लोग का मेन पॉइंट जो आप लोग का होता है वो आप लोग का क्या है, मुख्य समन्वय केंद्र है। अब देखिए यह रोज से प्राप्त की गई सूचना पर सोचने एवं उसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क के प्रवृत्ति क्रियाओं के संदेश भी भेजता है। क्या भेजता है, संदेश। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका एक उदाहरण है ना। देखिएगा जब तेज प्रकाश होने लगेगा तो हम लोग का देखिएगा पुतली हम लोग का संकुचित होने लगता है। तो यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का जो है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है ना। अब देखिए यहाँ पे डीएनए की प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन 37 नंबर, डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो देखिए पहला महत्व आपको क्या दिया हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डीएनए प्रकृति का प्रजनन का महत्व निम्न है ना। फिर एक नंबर देखिए लिखिएगा, डीएनए प्रकृति बनाने से विशेषता उत्पन्न होती है ना। अब देखिए विभिन्नताएं जैसे विभिन्नताओं से जैव विकास होता है। अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है, डीएनए प्रकृति बनाने से कोशिका विभाजन होती है। क्या होती है, डीएनए प्रकृति बनाने से कोशिका विभाजन। देख लीजिए मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, जो प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए, प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। अब देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है ना। परितंत्रों में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है, ये अब देखिए यहाँ पे। तो अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थ के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। यह यदि अपमार्जन न हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्ट का ढेर लग जाए ना। अपमार्जन यदि नहीं हो तो पृथ्वी पर अपशिष्ट क्या हो जाए, ढेर लग जाए। अब यहाँ पे बताया है, अब यहाँ पे आपको बताया है सभी जैव भू रासायनिक चक्र बाधित होने लगेगी तथा पर्यावरण का प्रकृति संतुलन अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा, है ना। तो अपमार्जन का देखिए कितना ज़्यादा जो है आपका यूज़ है। अब देखिए इसको पढ़ के जाना है। अब फिर उसका देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो है ये वाला देखिए यहाँ से आपका आ गया। अभी हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 31 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो है आपको अवतल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आलेख खींचे जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। क्या बोला है, ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। तो देखिए सबसे पहले आप जो है एक अवतल दर्पण बना लीजिएगा और ऐसे करके आपको लाइनिंग दे देना है। और फिर उसके बाद जो है और आप एक मुख्य अक्ष बना लेना है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको सी दिया हुआ है, सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब फिर उसके बाद देखिए, और फिर उसके बाद इधर आपका पी दिया हुआ है, रूप दिया हुआ है इधर, और यहाँ पे देखिए एफ यहाँ पे दिया हुआ है फोकस दूरी। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्या किसके किसके बीच बोला है, ध्रुव तथा फोकस के बीच, है ना। ध्रुव तथा ध्रुव यहाँ हो गया और फोकस के बीच यहाँ फोकस हो गया, ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ ये दोनों के मतलब ये दोनों के बीच में आपको रखना है। तो यहाँ पे हम अपना क्या किए, वस्तु को रख दिए। अब जैसे वस्तु को रखे तो इसके सामने जो है प्रकाश पड़ा और ये कहाँ से टकरा के निकला, इसका किरण एफ से टकरा के निकला। और एक किरण जो है सीधा सी से जो है जाते गया और फिर उसके बाद आपका जो है सी से जाते गया और ये जो है इधर के बाद जो है आपका क्या है, इधर के बाद आपका दर्पण नहीं है तो ये जो काल्पनिक रेखा बनते गया, है ना। इधर के बाद काल्पनिक रेखा देखिए, इधर से ये और दूर जा रहा है, इधर से ये और दूर जा रहा है, तो मिल नहीं पाएगा, तो पीछे नहीं मिल पाएगा। तो हम ये जो है पीछे नहीं मिल पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आगे मिला दें। आगे मिलाएंगे तो देखिएगा दोनों यहाँ पे कट रहा है, जहाँ पे कट रहा है वहीं पे वस्तु का जो है क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वहाँ पे ए डैश और बी से ए डैश से हम लोग निरूपित कर देंगे। आप इतना कीजिएगा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष देख के जाना है, एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे इससे कैसे दूर किया जाता है ना, इससे कैसे दूर किया जाता है। तो यहाँ पे बताया है वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है ना, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु वह निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। क्या नहीं, कारण समझिए कैसे, कारण समझिए तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का
अत्यधिक हो जाना। और फिर उसके बाद दूसरा कारण क्या होता है कि नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको संशोधन कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग को जो है उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग हम लोग को करना पड़ेगा, है ना। दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग करना पड़ेगा। अब देखिए अब बहुत ज़्यादा बहुत भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस वीडियो का, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो देखिए ये क्या है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना देता है ना। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखिएगा लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन से, अब यहाँ पे लिखिएगा कॉपर क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। देखिए आधा तो आंसर क्वेश्चन में, और आयरन सल्फेट बना देता है। क्या बना देता है, आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है, और हल्का हरा रंग में क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखिए यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट को किसके साथ हम लोग अभी क्रिया करें, आयरन के साथ अभी क्रिया करें, तो ये किसके साथ विस्थापित हो रहा है, ये किसके साथ, आयरन के साथ। तो FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बना रहा है, कॉपर को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है ना। तो देखिए उदाहरण लिख दीजिएगा तो आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। यदि ये आप एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा तो आपको मानिए 1.5 नंबर मिलेगा, है ना। आपको 1.5 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, इस तरह हो सकता है। पूरी यदि चाहिए तो आपको एग्जाम्पल तो याद करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है। तो देखिए यहाँ पे तो बताया, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वियोजित होकर आपका H+ आयन नहीं देता है ना। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका H+ आयन नहीं देता है, अतः अम्लीय अभिलक्षण पदार्थ नहीं है, जिसके कारण जो है लिटमस पत्र रंग को नहीं बदल पाता। तो आप बताइएगा, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक साल ये क्वेश्चन पूछ ही देता है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अब देखिए यहाँ पे तो आप लिखिएगा हमारे आमाशय में अम्ल की निम्न भूमिका है। पहला नंबर क्वेश्चन लिखिएगा कि अम्ल में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। अब लिखिएगा, अब देखिए अम्लीय माध्यम कौन सा अम्ल हम लोग का पेट में पाया जाता है, HCl, है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके, है ना। पहला चीज़ लिखिएगा आमाशय। पहला देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले देखिए क्वेश्चन का सार समझने की कोशिश कीजिए। आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन का सार समझिए, अपने मन से लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को किस तरह पचाता है, अम्लीय माध्यम से पचाता है। और लिखिएगा अम्लीय भोजन को, अब यहाँ पे आमाशय में अम्लीय भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस क्या कर सके, एंजाइम से उसे बचा सके। और फिर उसका देखिए दूसरा नंबर पॉइंट में लिखा है ये भोजन में उपस्थित जीवाणु को क्या कर देता है, ये भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। अब देखिए प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसे कौन कौन से घटक है ना, इसके कौन कौन से घटक हैं, तो लिखिएगा इसके घटक निम्न है, कौन कौन है। देखिए यहाँ पे ग्राही अंग, फिर उसके संवेदी तंत्रिका, फिर उसका तंत्रिका केंद्र, फिर उसका प्रेरक तंत्रिका, फिर उसका अभिवाही अंग, है ना। ये सब इसका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे DNA की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है ना। DNA की प्रकृति, ये क्वेश्चन तो DNA पक्का रहेगा, आप याद रखिए, इसलिए इसको भी देख के जाना है ना। आपको इस वीडियो में जितना क्वेश्चन बता रहे हैं वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा, है ना। और यदि यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करना नहीं भूलें, सबसे पहले अपडेट हम वहीं देते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है DNA अणुओं में शरीर की डिजाइन, फिर उसके बाद कार्य की आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, जिसके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका विकास होता है। DNA की प्रकृति बनाने से नई कोशिका में भी एक DNA चला जाता है तथा वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकती है, अर्थात उसके विकास में योगदान दे सकती है। DNA के बिना कोशिका जीवित नहीं रहता है ना। लास्ट में ये पॉइंट जरूर लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, पोषी स्तर आपको बताना है ना। अब यहाँ पे बताया एक खाद्य श्रृंखला के उदाहरण देकर तथा इसे विभिन्न पोषी स्तर बताएं, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों का स्तर को
पोषी स्तर कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आपका उदाहरण दिया हुआ, सबसे पहले घास है, फिर उसके बाद घास है, फिर उसके बाद शाकाहारी जीव है, फिर उसके बाद मांसाहारी जीव है ना। तो ये आपका पोषी स्तर है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले घास है, घास को कौन खाया, हिरन खाया, हिरन को कौन खा गया, शेर खा गया, है ना। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बताया इस खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्नांकित है ना। तो आपको क्या क्या बताया पहला नंबर में कि प्रथम पोषी स्तर घास है, यह उत्पादक है ना, ये खुद उत्पादक है। दूसरी पोषी स्तर हिरन है, यह प्राथमिक उपभोक्ता है और इसे शाकाहारी भी कहते हैं ना, इसे शाकाहारी कहते हैं। अब यहाँ पे बताया तृतीय पोषी स्तर शेर है, यह उच्च मांसाहारी है ना। सबसे पहले देखिए वही चीज़ बताया, घास है, घास को कौन खाया, हिरन, हिरन को कौन खा गया, शेर, बस बात खत्म है ना। इसका आप अपना भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए और एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अब यहाँ पे बताया है कि ऐसे 2 तरीका सुझाएं जिसमें निम्नकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित होता करता है ना। तो आपको बताना है। तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित होते समय अब यहाँ पे दुर्गंध एवं हानिकारक गैस मुक्त करता है ना। अब यहाँ पे बताया दुर्गंध एवं हानिकारक गैस मुक्त करता है, जिससे आपका जो है जैसे आपका सामुदायिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्या नहीं। फिर उसके बाद दूसरा बताया कि जैव निम्नीकरण पदार्थ के साथ बीमारी के सूक्ष्म जीव पलते हैं, बीमारी के होते हैं सूक्ष्म जीव पलते हैं, जो बीमारियां फैलाती है तथा अन्य स्रोतों को भी संदूषित है ना, संदूषित और आपका जो है संक्रमित करते हैं क्या नहीं। तो ये इसका आंसर था। और यहाँ पे देखिए आप लोग का जितना भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग का 2 मार्क्स वाला यहाँ पे इस वीडियो में का जो है इतना ही क्वेश्चन था और ये कोई ख़त्म हो गया। आप हमको कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और यहाँ तक वीडियो को देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें। और जितना क्वेश्चन देखें, जितना आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं और जितना आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताएं वो सबको पढ़ के जाइए। इससे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।